वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आज हम फ्रांसीसी क्रांति के हमने पहले पढ़ा और आज हम क्रांति के विभिन्न चरण पढ़ेंगे. द डिफरेंट स्टेप्स दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. इसमें हम यू हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट्स. इसके विभिन्न चरणों में 4 स्टेप्स महत्वपूर्ण थीं, जिसमें सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र जो 1789 से 1792 में हुआ. फिर उग्र गणतंत्रवाद हुआ 1792 से 94. उदार गणतंत्रवाद 1794 से 99. तानाशाही और साम्राज्यवादी चरण जो 1799 से 1814. अब प्रथम चरण को थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई थी. तो इस चरण में पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण स्थापित किया था. हमने बास्तिल के किले का पतन पढ़ा था कि किस तरह से लोगों की भीड़ वहाँ पर पहुँची थी. तो पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण किया और इस तरह से यहाँ से क्रांति की शुरुआत हो गई थी, क्योंकि बास्तिल का जो किला था वो हमें पता है कि निरंकुशता और अत्याचार का किस प्रकार से प्रतीक था. और जनता की इस कार्यवाही का राष्ट्रीय सभा जनता ने क्या किया था, तुरंत वहाँ पर अपना अधिकार करना चाहा था. और 4 अगस्त 1789 को राष्ट्रीय सभा का जो रात भर अधिवेशन चला था, जिसमें कानून निर्मित करके उन सभी विशेषाधिकारों को समाप्त किया था. और राष्ट्रीय सभा ही बाद में फिर संविधान सभा कहलाई, है ना. तो इस तरह से राष्ट्रीय सभा जहाँ पर कानून निर्मित करके सारे विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और इंग्लैंड और अमेरिका को समान कर दिया गया, और राष्ट्रीय सभा का यही महत्वपूर्ण कार्य था. और इस प्रकार से एक ही संविधान का निर्माण किया गया, और अब राष्ट्रीय सभा जो थी वही संविधान सभा कहलाती थी. और इस तरह से 26 अगस्त 1789 को संविधान सभा ने मानवाधिकार की घोषणा की. अब हम देखेंगे कि क्या मानवाधिकार थे वो, व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स दे डिक्लेयर. तो अब देखेंगे कि 26 जो अगस्त को 1789 को फोकस ऑन दिस पॉइंट, दिस पेज, कि 89 को संविधान सभा ने मानवाधिकारों की घोषणा की और इन बिंदुओं पर ध्यान दिया गया. मानवाधिकार की सीमाएं. तो मानवाधिकार की सीमाओं में समानता के सिद्धांतों पर बल दिया गया. दे हैव टू फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द इक्वालिटी. संविधान ने स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व की घोषणा की. जो क्रांति थी वो इन्हीं सिद्धांतों पर टिकी हुई थी. चर्च पर नियंत्रण. चर्च की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और रोम में जो पोप है उसको, पूरे रोम को जो है पोप से मुक्त कर दिया गया और उसको राष्ट्रीय चर्च में बदल दिया गया. संविधान का निर्माण किया गया. राष्ट्रीय संविधान सभा ने फ्रांस के लिए लिखित संविधान तैयार किया. राजा के अधिकारों को सीमित किया गया. अब द्वितीय चरण में हम पढ़ेंगे ये 1792 से 1794 के बीच की घटना है. यहाँ पर इस पेज पर आप ध्यान देंगे. राष्ट्रीय सभा के भंग होने के बाद में लेजिस्लेटिव असेंबली अस्तित्व में आई. जैसे ही जो नेशनल असेंबली भंग हुई तो अब उसका स्थान किसने ग्रहण किया? लेजिस्लेटिव असेंबली ने. और इस सभा में जो अध्यक्ष था उसके दाहिनी और राइट साइड में बैठने वालों को दक्षिणपंथी कहते थे और ये उदार और राजतंत्र के समर्थक होते थे, जबकि बाईं ओर बैठने वाले लेफ्टिस्ट या वामपंथी कहलाए, जो घोर परिवर्तनवादी समूह था, जिन्हें रेडिकल्स भी कहा गया. ये रेडिकल्स जो थे वो जिरोंदिस्ट और जैकोबियन 2 भागों में वो बट गए. अब इस काल में फ्रांस के यूरोप से संबंध बिगड़ गए थे और लेजिस्लेटिव असेंबली समाप्त हो गई थी. और यहाँ से फिर जो है नेशनल असेंबली का गठन हुआ था. नेशनल असेंबली. अब नेशनल असेंबली क्या थी? 21 सितंबर, इस पेज पर ध्यान देंगे, 21 सितंबर 92 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ और जिसमें जैकोबियन और जिरोंदिस्ट दल प्रमुख थे. जैकोबियन अनुशासित और सुसंगठित थे और पेरिस की भीड़ पर इनका प्रभाव अच्छा था. इसके प्रमुख नेता थे दांते, रास्पबियर और हीटर. दूसरी तरफ जो जिरोंदिस्ट थे
वो कैसे थे? वो शिक्षित थे और सुसंस्कृत लोग थे और इनका व्यवहारिक और राजनीतिज्ञ नहीं थे। इनके प्रमुख नेता मैडम रोला और ब्रिसो ये थे, ठीक है ना। तो जिरोंदिस्ट ने फ्रांस में उदारवादी स्थान ग्रहण कर लिया था और उनका ये मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, उसका अंत होना चाहिए और इस तरह से वो सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे, ठीक है ना। इस तरह से अब नेशनल कन्वेंशन में कम टू ऑन दिस पेज, फोकसेस ऑन दिस पेज। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ थी अब, तो अब देखेंगे कि 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, ठीक है ना। अब नेशनल कन्वेंशन के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थी। क्या क्या थी? विदेशी आक्रमण, किस तरह से इंग्लैंड, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड ने मिलकर फ्रांस के विरुद्ध एक गुट तैयार कर लिया था जिसका उद्देश्य क्रांति के प्रसार को यूरोप में फैलने से बचाना था। फलतः फ्रांस की हार हुई और जिसमें नेशनल कन्वेंशन के लिए समस्या बन गई। दूसरा पॉइंट क्या था नेशनल कन्वेंशन के लिए कठिनाई के रूप में? राजतंत्र समाप्त किया गया, गणतंत्र की स्थापना हुई, राजा को मृत्युदंड दिया गया और 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, गिलोटिन्ड कर दिया गया। गिलोटिन एक प्रकार की मशीन होती थी जिसमें फांसी दी जाती थी और आसानी से जो है सर धड़ से अलग हो जाता था, तो उसको बोलते थे गिलोटिनाइज करना। इस तरह से नेशनल कन्वेंशन पर जैकोबियंस और जिरोंदिस्ट का संघर्ष चला और इस बीच क्या हुआ? इस बीच जैकोबियंस ने कन्वेंशन पर आक्रमण करके सत्ता अपने अधीन कर ली और जिरोंदिस्तों को गिरफ्तार कर आतंक के राज्य की स्थापना की, जिसको बोलते हैं रायन ऑफ द टेरर, आतंक का राज्य। तो किसने आतंक का राज्य क्रिएट किया? जैकोबियंस ने। जैकोबियंस का नेता रॉसबियर था और वो लोग जिरोंदिस्त को गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने पेरिस की भीड़ पर सत्ता पर अपना आक्रमण कर लिया जैकोबियंस ने, और जिसको बोलते आतंक का राज्य, द रेन ऑफ टेरर, उसकी स्थापना किया। अब जैकोबियंस के लीडर रॉसबियर थे और विरोधियों को गिलोटिनाइज कर दिया गया। अतः जुलाई 1794 में रॉसबियर ने को, क्योंकि अब जनता समझ गई, लोग समझ गए कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही मतलब कर रहे हैं बहुत, इस तरह से रॉसबियर को कैद कर लिया गया 1794 को और उसे भी गिलोटिनाइज कर दिया गया। इसी के साथ आतंक के राज्य समाप्त हो गया और उदारवादी जो थर्मिडोरियंस नेता थे उन्होंने सत्ता संभाली और जैकोबियंस को अवैध घोषित कर लिया। अब इधर देखिए फंक्शंस ऑफ नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन के क्या क्या कार्य हैं? नंबर 1, फ्रेंच राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया, फ्रांसीसी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ऋण न चुकाने पर जेल भेजने वाले कानून को समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। नया पंचांग 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। माप तोल की गई पद्धति, ग्राम, लीटर, मीटर, इनकी शुरुआत की गई। कालाबाजारी रोकने हेतु राशन की शुरुआत की। अमीरों पर आयकर और युद्ध कर लगाया गया। राज्य ने अपने को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। ये अब नेशनल कन्वेंशन के सारे कार्य हो गए। अब तृतीय चरण 1794, फोकसेस ऑन दिस पेज। 1794 to 99 ईस्वी में तृतीय चरण हुआ जिसमें उदार गणतंत्र की स्थापना हुई, लिबरल रिपब्लिक, जिसमें डायरेक्टरी शासन आ गया। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ जो 1795 से 99 तक चला। बाद में नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया गया। डायरेक्टरी शासन अव्यवस्थित रहा और क्योंकि इससे बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप्प हो गया, विदेशी नीति कमज़ोर होने लगी और फ्रांस की जो जनता है वो एक ऐसे नेतृत्व की अब आवश्यकता कर रही थी, क्योंकि इसमें भी जो है बहुत त्राही त्राही मच गई थी। इसलिए फ्रांस की जनता अब एक ऐसे शासक या नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो फ्रांस को मजबूती प्रदान करे। अतः नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत करके विदेशी सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अभी आगे और देखेंगे आप चतुर्थ चरण। ये तृतीय चरण में राजा घोषित नहीं किया। चतुर्थ चरण देखिए, फोर्थ स्टेट 1799 से 1814। 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया और फ्रांस का काउंसलर बना। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया।
तो इस तरह से जो है क्रांति का जो लास्ट चरण था वो समाप्त हुआ और नेपोलियन इसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। क्रांति का प्रभाव, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का प्रसार पूरे यूरोप में हुआ और लोकतांत्रिक सिद्धांत का विकास हुआ। इस क्रांति का इफेक्ट यह हुआ, सामंतवाद की समाप्ति, एंड ऑफ द फ्यूडलिज्म, द एक्सपांशन ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, सोवेनिटी की जो भावना है वो आई, धर्मनिरपेक्षता की भावना बढ़ी, सैन्यवाद का प्रसार हुआ, अधिनायकवाद, डिक्टेटरशिप की शुरुआत हुई और समाजवाद, सोशलिज्म का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज यहीं तक। और वैसे भी ये अब फ्रांस की क्रांति की प्रकृति और इसका विश्व में क्या प्रभाव हुआ, इसका नेचर क्या था, ये नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।